देखो इस प्रश्नावली 4B में तुम लोग को कुछ ज्यादा तैयार करने की जरूरत नहीं है। 4B में ये तुमको जो XYZ वाले सवाल दिख रहे हैं और ABC वाले सवाल दिख रहे हैं, इनको देख लो और समीकरण में 1-2 देख लो, ठीक है ना। वैसे इस तरह के लगभग एग्जाम्पल नोट में लिखवा दिए, तो नोट से एग्जाम्पल तैयार कर लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। उसमें सब में देखो लगभग प्रोसेस एक ही लग रहा है, कहीं शुरुआत में थोड़ा सा अलग हो रहा है, कहीं अंत में जाने के बाद थोड़ा सा अलग हो रहा है, लेकिन तरीका एक ही है कि पहले पंक्ति में से घटा के हमको कॉमन करना है कि नहीं है। और लगभग सभी सवाल में मान के चलो तो देखो लगभग सवाल में x माइनस वाई, वाई माइनस जेड या a माइनस बी, बी माइनस सी या a प्लस बी प्लस सी ही कॉमन हुआ है। दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है? तुमको वही बनाना है। पहले कॉमन अगर खोज लिए, देखो कॉमन खोजने से 2 फायदा मिलता है। अगर हम कॉमन खोज लिए तो एक तो उस पंक्ति या उस स्तंभ के सभी अवयव एक 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 हो जा रहे हैं, हो रहे एक एक होने के बाद 2 पंक्तियों को घटा दो आपस में या 2 स्तंभों को आपस में घटा दो, 2 तो 0 मिल जा रहा है। तीसरा अवयव लिख के आसानी से 2 कोटि के सारणी का क्या कर दोगे, विस्तार कर दोगे, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहला काम जब भी तुमको सवाल मिलेगा कॉमन खोजने की कोशिश करना कि किस प्रकार से हमको कॉमन मिल जाए, और उसके लिए सारे बीजगणितीय सूत्र याद होने चाहिए। कभी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, कभी a क्यूब माइनस बी क्यूब लगेगा, कभी a क्यूब प्लस बी क्यूब लगेगा, ठीक है ना। ये सब याद रखना, बाकी तुम्हारा सवाल लग जाएगा। संभवतः अगर इसमें कोई बड़ा सवाल पूछा गया तो 8 नंबर में हो सकता है, याद रखते हैं। इस बार देखो संबंध में से कुछ हटाया, अगर एक एकी वाला हटा दिया होगा, एक एकी आच्छादक वाला, तब तुम लोग के लिए घाटा होगा, क्योंकि इस बार एक एकी आच्छादक से ही 20 नंबर के सवाल पूछे गए थे और पहले इसको पढ़ाए नहीं थे, एग्जाम टाइम में पढ़ाए थे। जब पेपर था जिस दिन, उसी के 3 दिन के गैप में उसको पढ़ाए थे, तो आधे लोग बेचारे घर पे आराम कर रहे थे, जाने के बाद वहां रो रहे थे पेपर में। वैसे सर जी अगर पढ़ लिए होते तो कम से कम 20 नंबर को सीधे सीधे पढ़ गया होता। तो एकदम सिंपल था, बस 4-4 5-5 लाइन का सवाल था। और सोचो एक ही सवाल हुआ, समझो 4 बार दिया था वो, एक ही सवाल था, बस कहीं पे x था कहीं पे x स्क्वायर था और अंतराल बदल गया था। 2 सवाल तो x स्क्वायर पे ही था, उसमें केवल अंतराल बदला हुआ था और दोनों को एक ही आच्छादक दिखाना, समझ गए। तो सवाल कभी कभी हो जाता है, भाग्य बढ़िया रहती है, मिल जाता है सवाल। ऐसे जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग का जो सेकंड पेपर था 50 नंबर का होता था, उसमें शंकु परिच्छेद जो तुम लोग का हट गया है, जो 11 में है शंकु परिच्छेद, उसमें देखोगे दीर्घवृत्त रहा होगा। दीर्घवृत्त जिसका सूत्र था x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल 1, तो उस सूत्र पे 22 नंबर के सवाल आए थे और सब किस रूप में था, उसको मानक रूप में बदलना था, फिर हल करना था। और किसी भी हम लोग के न स्कूल में न कोचिंग में कहीं भी मानक रूप को, ये साधारण रूप को मानक रूप में बदलना बताया नहीं गया था कहीं भी, मतलब उस तरह के सवाल ज्यादा नहीं बताए गए थे। एक तो सिंपल सवाल था हम लोग की मधुर गुप्ता की किताब में, सर जी हम लोग को वही बता दिए थे कि ये ऐसे लगेगा, पहले इसको मानक रूप में बदल लेना, फिर तुलना करके निकालना। उसके बाद हमारे दिमाग में आया, उसी तरीके से लगाना शुरू किया, सबका आंसर आता चला गया और सब में खाली उत्केंद्रता ई निकालनी थी। 22 नंबर के सवाल पे खाली उत्केंद्रता ई मिला था। तो इस तरह से हो जाता है कभी कभी पेपर में चीजें ज्यादा नंबर की फंस जाती हैं। अंतर क्या, फायदा क्या, कैसे होता है ये सब, क्योंकि जब विभिन्न प्रकार के टीचर प्रोफेसर पेपर बनाते हैं और जब उनके पेपर का कॉम्बिनेशन किया जाता है, तो ऐसा नहीं होता है कि ये 22 नंबर का पूरा एक ही प्रोफेसर ने लगाया। हो सकता है कई प्रोफेसरों ने मिलकर अपने अपने अलग अलग क्वेश्चन पेपर में 1-1 2-2 सवाल बनाए हों। कभी कभी हो जाता है कि जब कॉम्बिनेशन बनाते समय कॉम्बिनेशन बिगड़ जाता है तो 2-3 लोग का सवाल उसी टॉपिक का मिलके एक ही पेपर में चला आता है। अब समझो ये एक ही आच्छादक वाले पे एक ही प्रोसेस पे 4 सवाल देने का क्या मतलब है, केवल अंतराल बदला हुआ था और एक जगह x की जगह x स्क्वायर था। इसका मतलब है कि अलग अलग पेपर बनाए होंगे, कॉम्बिनेशन बनाते समय बिगड़ गया होगा, चला आया होगा एक में, समझ गए। तो फायदा कभी कभी हो सकता है तुम्हारे लिए, हो सकता है कभी कभी समाकलन पे प्रगुण वाले सवाल ज्यादा पड़ जाते हैं। जैसे पिछली साल समाकलन में 8 नंबर के सवाल में जितने सवाल थे सब में समाकलन दिया था और सिंपल समाकलन था, 4-4 नंबर का था, उसमें 8 नंबर में 2 खंड करके दिया गया था, लेकिन सब में समाकलन दे दिया गया था। तो इस तरह से कभी कभी फंस जाता है, तो ध्यान में रखे रहा करो, तैयारी हर टॉपिक की सही तरीके से किया करो।
हो सकता है जिस टॉपिक को तुम छोड़ रहे उसी टॉपिक पे ज्यादा सवाल आ जाए। अब एक एकी आच्छादक वाला हम पहले शुरू में नहीं पढ़ाए थे, लास्ट में एक तो टाइम कम था, लास्ट में पेपर के समय हम कहे पेपर के समय बता देंगे क्योंकि ज्यादा कठिन था नहीं। 11 लोग को एक बार पढ़ाए थे, पहले 11 में सिलेबस अलग हुआ नहीं था तो 11 में इन लोग को पढ़ाए थे। तो 11 के बाद जब फिर से 12 में इन लोग को पढ़ाना हुआ तो हम कहे 11 वाला तैयार करो, पेपर टाइम में एक बार बता देंगे। पेपर टाइम बताया वही फंस गया, अल्लाह इन लोग का काम कर गया, बाकी जो लोग घर पे आराम कर रहे थे वो लोग नहीं कर पाए। चलो देखो दूसरा अभ्यास है प्रश्नावली 4C। प्रश्नावली 4C हेडिंग लिखो सारणी के अनुप्रयोग से सारणी के अनुप्रयोग से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। हो गया। तो अभी देखो 10 में हम लोग पढ़े थे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या था? पहले 1/2 था बाहर, x1 था y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पे निकालेंगे इसको। लिखो यहाँ पे 3 बिंदु तब हमको यहाँ भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो लिखो माना कोई त्रिभुज ABC है, माना कोई त्रिभुज ABC है, माना कोई त्रिभुज ABC है। हो गया। जिसके शीर्षों के निर्देशांक, जिसके शीर्षों के निर्देशांक, जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः, जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः। हो गया। ये लिखना x1, y1, x2, y2 तथा x3, y3 है। x3, y3 है। हो गया। शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः x1, y1, x2, y2, x3, y3 हैं। हो गया। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 1 1 1 x1 y1 z1 x2 y2 z2। ध्यान देना, पहली पंक्ति में 1 1 1, दूसरी पंक्ति में x1 y1 z1, तीसरी पंक्ति में x2 y2 z2। हो गया। नोट कर लो। क्या लिखे हमें, एक मिनट रुको तो।
Z1 कहाँ से आ गया, x1 x2 x3 होगा ना, x1 x2 x3 y1 y2 ये 2 रहेगा, y1 y2 और y3। हमको याद आ गया उधर त्रिविमीय ज्यामिति वाला, 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और बाहर 1/2 लगा रहे हैं। अब नीचे एक इंडिकेट पॉइंट लिखो, इंडिकेट पॉइंट यदि तीनों बिंदु संरेख हैं तो, इंपॉर्टेंट है ये, यदि तीनों बिंदु संरेख हैं तो, यदि तीनों बिंदु संरेख हैं तो क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, नीचे लिखना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। वहां भी पढ़े थे संरेख की स्थिति, पढ़े थे ना, हमने वहां भी कहा था कि अगर हमको त्रिभुज ये 3 बिंदु को संरेख दिखाने के लिए कहता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 0 लाते हैं, और अगर वो बोल देता है कि संरेख है तो किसी का मान वहां ज्ञात करो या किसी में संबंध ज्ञात करो, तो हम पहले से ही 0 मानकर चलते हैं बराबर, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 सारणी के 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 बराबर 0। चाहो तो 2 को उधर भेज दो तो केवल इसी के बराबर 0 बचेगा ना। तो नोट कर लो क्या लिखे, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, इसलिए पहले इसको लिखो 1/2 सारणी 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 बराबर 0, या 2 को भेज दो उधर, खत्म हो जाएगा, सीधे सारणी उसी के बराबर 0 करो। हो गया, ये संरेख की शर्त हो गई। या करके इसको लिखे ना, ये लिखे लाइन, फिर या करके इसको लिख लो, क्योंकि 2 उधर जाएगा तो 2 खत्म हो जाएगा, इसी सारणी के बराबर 0। हो गया। अब देखो यहीं से हमारा एक और सूत्र निकल जाएगा, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो अगर मान लो हमको 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है, तो एक बिंदु रहेगा x1 y1 रहेगा ना, उसके बाद यहाँ पर दूसरा बिंदु क्या रहेगा x2 y2। हम मान लेते हैं इन पर एक व्यापक बिंदु क्या है x, y, तभी हमको 3 बिंदु मिल गए कि नहीं मिल गए, और तीनों क्या है आपस में संरेख है, इसलिए इसी सूत्र में रखकर इनके बराबर क्या कर देंगे 0 कर देंगे। x1 y1 x2 y2 हमको दिख रहा है, x3 y3 की जगह क्या कर दें xy कर दें, x3 y3 की जगह क्या कर दें xy कर दें, हमारा रेखा का समीकरण बन जाएगा। तो बस ऐसे ही निकाल लेना है। तो हेडिंग फिर लिखो नीचे। तब एक ही साथ तीनों का एग्जाम्पल देख लेते हैं, 3 एग्जाम्पल यहाँ पे हमको पढ़ना पड़ेगा। लिखो
हेडिंग, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण हो गया। लिखो इसमें अब, यदि कोई रेखा दो बिंदुओं क्रमशः x1 y1 तथा x2 y2 से होकर जाती है तो उस रेखा का समीकरण हो गया। यही लिख लो सारणी रूप में, जहाँ x3 था वहीं हम लोग उसको xy बना लिए। x1 y1 x2 y2 तो बचा ही है। एक x1 x2 y1 y2 सारणी बंद बराबर 0। ये रेखा समीकरण है। हो गया। चलो अब एग्जाम्पल लिखते हैं इसमें। एग्जाम्पल नंबर 1, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिसके शीर्षों के निर्देशांक उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 3 8 3 8 हो गया। उसके बाद दूसरा -4,2 3 8 -4,2। उसके बाद 5,1 है। हो गया ना। तो कैसे ज्ञात करोगे? देखो पहले तो लिख लोगे, क्योंकि शीर्षों के निर्देशांक लिख लिए। क्या क्या है?
3 8 -4, 2 और 5, 1। पहले को देखो x1 y1 मानो, दूसरे को x2 y2 और तीसरे को x3 y3 मान लिए ना। अब सूत्र लगा दो। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, पहले में 1 1 1, x1 x2 x3 y1 y2 और y3 मान रख दो। इसमें उत्तर हो गया। देखो 1/2 सारणिक में रखो। पहला वाला तो 1 1 और 1 ही है, दूसरा वाला क्या है x1 y1, ये x1 x2 x3 103 है, फिर -4 है और x3 कितना है 5। देख रहे हो x1 के ऊपर 3, x2 के ऊपर -4, x3 के ऊपर 5 हो गया। और फिर y1 का 8, y2 का 2, y3 का 1, y1 का 8, y2 का 2 और y3 का 1 हो गया ना। अब क्या होगा देखो, इसका सीधे सीधे विस्तार कर दिया जाए, क्योंकि इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं कॉमन होने लगता, संख्या ही है। तो संख्या मिलती है तो सीधे विस्तार कर दो। उसी किसके सापेक्ष कर दो, R1 के सापेक्ष विस्तार। तो 1/2 पहले बाहर लिखे रहो, फिर लगाओ बड़ा कोष्ठक। यही पंक्ति हमारी R1 है, देख रहे हो। विस्तार के लिए जिसके सापेक्ष विस्तार करना है पहले उसके तीनों अवयवों को लिख दिया जाए, ठीक। तो इसके तीनों अवयव क्या क्या है, 1 1 और 1। तो पहले 1 लिखो, इसके सामने एक छोटी सारणिक लगाओ, फिर 1 लिखो, उसके सामने भी एक छोटी सारणिक लगाओ, फिर 1 लिखो, उसके सामने भी एक छोटी सारणिक लगाओ, फिर कोष्ठक बंद कर दो। बंद कर दिए ना। अब ध्यान से देखना क्या करेंगे, इनका चिन्ह लगाओ। चिन्ह की शुरुआत पहले से होती है प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो पहले का होगा प्लस, दूसरे का माइनस और तीसरे का क्या होगा प्लस। उस दिन हम लोग समझे थे उल्टे यश के आकार में चिन्ह चलता है। यहाँ से शुरू होता है प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ऐसे लाइन से होता है। तो वही चिन्ह याद रखे रहना है सबका, ये नहीं कि सभी लाइन में प्लस माइनस प्लस शुरुआत करो। चिन्ह देख लो, जिसका जो चिन्ह है उसी हिसाब से रहेगा। अब क्या होगा देखो, 1 पहले वाले 1 का भरोगे ना, तो इसकी खड़ी और पड़ी बंद कर दो। जिसका भरना है उसकी खड़ी पड़ी बंद कर देना है। 1 की खड़ी लाइन ये हो गई ना, और 1 की पड़ी लाइन ये हो गई, दिख रहा है। तो बचा क्या, ये वाला बचा, अर्थात -4, फिर 5, फिर 2 और 1। बीच वाले 1 का ये खड़ी हो गई और ये पड़ी हो गई, तो इधर बचा तुम्हारा 3 8, इधर बचा 5 1। ध्यान से देखते जाना। फिर लास्ट वाला 1 है, इस 1 का खड़ी ये और पड़ी ये, बंद हो गया। बचा क्या, 3 -4 8 और 2, 3 -4 फिर 8 और 2। कोई गलती हो गया ना। अब हम इसका गुणा कर सकते हैं आगे। देखो इधर करते हैं, 1/2 अभी बाहर रहने दो, कुछ कर तो सकते नहीं हो उसमें। इसमें बाहर कितना है, 1 है। 1 लिखो, कोष्ठक लगाओ। पहले कौन सा गुणा करते हैं, पहले ये वाला गुणा करते हैं। किसका गुणा किसमें, -4 का गुणा 1 में। कितना होगा, -4 कम -4, फिर माइनस चिन्ह लगाते हैं। फिर दूसरा वाला तिरछा गुणा करते हैं। कितना, 5 दूना 10, कोष्ठक बंद। फिर दूसरा वाला लिखो -1, उसका कोष्ठक देखो। पहले किसका गुणा होगा, 3 का 1 में, 3 एकम 3 और -8 बच्चे 40, 3 माइनस कितना होगा 40, फिर +1 लिखेंगे। इसके में देखो 3 का गुणा पहले 2 में करना है, 3 दूनी 6। और देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ माइनस लगाओगे और 8 से आई, ये 8 चौका 32, -32 आएगा। तो इसको पहले ब्रैकेट में -32 लिख लो, हो गया। अब क्या होगा देखो, 1/2 ये 1 हुआ, गुणा इसमें दोनों का चिन्ह समान है ना, वही चिन्ह लगा के दोनों को जोड़ देंगे। फिर -1 है, इसमें माइनस वाला बड़ा है, तो कितना बचेगा 37। उसके बाद फिर +1 है, इसमें देखोगे 6 और माइनस +32 पहले करोगे, तो 1/2
-14 और माइनस माइनस प्लस 37 एकम 37 और प्लस 1 गुणा 32 6 38 तो 1/2 क्या हो जाएगा -14 प्लस 37 और प्लस क्या 38 जुड़ेंगे दोनों तो क्या हो जाएगा 8 7 15 5 हासिल 1 3 3 6 7 75 में 14 गया तो 61 क्या हो गया 61/2 वर्ग मात्रक। अब कोई सेंटीमीटर या मीटर तो यहाँ पता नहीं है, इसलिए मात्रक लिख के खाली छोड़ेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल है इसके सामने वर्ग लगाएंगे। नोट कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लिखो। यदि यदि तीन बिंदु A, 0 0, B 0, B तथा x, y संरेख है तो x, y संरेख है तो सिद्ध कीजिए कि x/a प्लस y/b x/a प्लस y/b बराबर 1 हो गया ना। अब ध्यान से देखना, ये तो हमको सिद्ध करना, ये बाद की बात है। पहले बिंदु जो दिया गया उसको लिखो, पहले को मान लो x1 y1, दूसरे को मान लो x2 y2 और तीसरे को मान लो x3 y3। क्योंकि तीनों क्या है संरेख है, यहाँ पे दे दिया गया ना, तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो गया। तो इस 1/2 को उधर भेज दो, वो भी उधर जाके क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। और इसमें मान रखा जाए x1 का, y1 का, z1 का और x2 का, y2 का और z2 का। x1 y1 z1 का मान क्या रखोगे x1 का 0, x2 का 0, फिर z1 बोल रहे हैं। x1 का a है, 0 नहीं है, x1 का a, x2 का 0, x3 का x, फिर y1 का 0, y2 का b और y3 का y दिख रहा है। तो इसको भी हमको r1 के सापेक्ष विस्तार कर देना है। ध्यान से देखना, इसमें तो 1/2 चला गया, उधर खत्म हो गया ना। बिना 1/2 के विस्तार करना है इसका और बराबर 0 लेके चलना है इसमें, ध्यान दिए ना। क्यों बराबर 0 लेके चलना है? क्योंकि दे दिया गया है कि दोनों क्या है संरेख है। तो अब देखो क्या करेंगे, r1 के सापेक्ष विस्तार करोगे तो पहले 1 लिखोगे, उसके सामने छोटी सारणी, फिर दूसरा -1 लिखोगे, उसके सामने छोटी सारणी, तीसरा +1 लिखोगे, उसके सामने छोटी सारणी। ठीक है ना। तो पहली सारणी को तुम बताओ क्या भरेंगे इस बार। सोच के बताना, तो मुक्का धरेंगे क्या
ये एक पहला वाला है ना, तो इसकी खड़ी ये पड़ी ये बंद हो गई, तो ये 4 बचे हैं, अर्थात 0 नीचे b इधर x और नीचे y। तुम बताओ जी क्या करेंगे दूसरे वाले में? ax 0 y। क्यों? क्योंकि जो दूसरा है 1, इसकी खड़ी लाइन ये हो गई, पड़ी लाइन ये हो गई, तो इधर a 0 बचा और इधर क्या बचा? x y बचा। तुम बताओ जी क्या भरेंगे तीसरे में? a 0 और 0 b। तो अब देखो, अब इसका गुणा कर सकते हो, तो बराबर तुम्हारा 1 बचेगा, इसमें गुणा कराओ, y का गुणा 0 में क्या हो गया? 0। एक चीज देखो, इसके बराबर क्या लेके चलना है हमें? 0 लेके चलना है ना, यहाँ पे बराबर नहीं लगा सकते हो, इंडिकेट लगाओ। अभी देखो 1 लिखे, y का गुणा 0 में 0 और x का गुणा किस में? b में, तो bx हो गया ना, और सामने क्या चिन्ह लगाओगे? माइनस चिन्ह बदलोगे, ध्यान देना। फिर -1, आगे ध्यान दो, दोनों लोग धोएंगे तुम लोग को। -1, फिर इसमें a का गुणा y में ay और माइनस ये क्या? 0। फिर तीसरा वाला क्या होगा? +1 है, इसमें a का गुणा b में ab और 0 का गुणा 0 में 0, बराबर क्या रह गया? 0। ध्यान से देखोगे तो 0 छोड़ दें, 0 कोई मतलब ही नहीं है। -bx बचा, इसमें माइनस क्या बचा जी? ay और प्लस क्या बचा? ab, बराबर क्या बचा? 0। इन दोनों को उधर भेजो, तो इधर बचा ab और क्या बचा? इधर आया तो bx और इधर आया तो ay, दोनों उधर जाके माइनस से क्या हो गए? प्लस हो गए। अब देख रहे होगे, तुमको जो प्रूफ करना था x/a प्लस y/b इक्वल 1, मतलब x y एक साइड में और दूसरी साइड में केवल क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो इसको 1 बनाने के लिए हमें ab से भाग देना पड़ेगा, देना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे ab से भाग, तो क्या हो जाएगा? ab/ab, bx/ab और प्लस ay/ab। इसमें a से a, इसमें b से b, इसमें ab से ab। इसलिए फाइनली क्या आ गया? x/a प्लस y/b, इधर कुल कट गया तो 1 आ गया। यही हमको प्रूफ करना था। हो गया ना? तो संरेख दिया हो तो इस तरह से प्रूफ कर सकते हो। नोट कर लो। नोट कर लो इसको, इसमें अगला एग्जाम्पल कल बता देंगे हम। ऐसे लगा सकते हो। तो आज इसका पूरा अभ्यास खत्म कर दो।